नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी उन्नाव केस में सेंगर की बढ़ती मुश्किलों की। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार को लगे झटके की। देखेंगे चकमा की जान जाने पर कैसे गरमाई सियासत। हरियाणा बीजेपी में क्यों तेज हुआ टकराव, जानेंगे कैसे अजीत पवार ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे आंदोलनों से क्यों घबराई मोदी सरकार। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रक्षा मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की हुई बैठक। राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों को इलाज में मिलने वाली राशि को बताया कम। 75,000 की मौजूदा राशि को की बढ़ाने की मांग। बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पहली सूची में 70 उम्मीदवारों के नाम। वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। डीएसी ने 80,000 करोड़ के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी। सैन्य क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। तीनों सेनाओं की मारक क्षमता होगी धारदार। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का हमला। बोले पूरी तरह से पंगु बन चुका है एजुकेशन सिस्टम। सरकार बनाने गिराने वालों को नहीं है युवाओं के भविष्य की परवाह। और शेयर बाजार में गिरावट। 345 अंकों की गिरावट के साथ 84,695 पर बंद हुआ सेंसेक्स। तो वहीं 100 अंकों की गिरावट के साथ 25,942 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। उन्नाव मामले के दोषी पूर्व बीजेपी विधायक को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी, जिसको लेकर विवाद देखा गया। लोगों ने प्रदर्शन कर उसकी जमानत का विरोध किया, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब इस मामले में सुनवाई हुई। कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जिससे सेंगर की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तो क्या कुछ हुआ सुनवाई में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। उन्नाव मामले का दोषी कुलदीप सिंह सेंगर जेल में है, जेल में ही रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया था। उसे जमानत दे दी थी। कहा था कि वो 7 साल 5 महीने से जेल में है। सेंगर कोई लोक सेवक नहीं था, जिसके चलते उसे इतनी सख्त सजा दी जाए। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद सेंगर को उम्मीद थी कि वो जल्दी ही जेल से बाहर आ जाएगा, लेकिन मामला जैसे ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सेंगर को झटके लगना शुरू हो गए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सीबीआई की अपील पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सीजेआई ने पीड़ित पक्ष से भी कहा कि अगर वो चाहे तो विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी दायर कर सकते हैं। कानून इन्हें इसकी अनुमति देता है। दरअसल पीड़ित परिवार की तरफ से इस तरह का बयान सामने आया था कि उसे सीबीआई पर भरोसा नहीं रहा है। सीबीआई की कमजोरी के चलते ही हाईकोर्ट से सेंगर को जमानत मिली है। कोर्ट में पीड़िता के वकील ने भी कहा कि पीड़ित परिवार अब भी खतरे में है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर पीड़ित पक्ष भी याचिका दायर करना चाहता है तो वो कर सकता है। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोप बेहद गंभीर है। इस अपराधी को किसी भी मामले में जमानत नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट की सख्त टिप्पणी सुनते ही सेंगर के वकील ने कोर्ट में हस्तक्षेप की अनुमति देने की अपील की, तो सीजेआई ने 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का नोटिस दे दिया और कहा कि आप जवाब दाखिल करें। हम इस मामले में आगे की सुनवाई जनवरी के आखिरी सप्ताह में करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आज इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं कर रहे हैं। सामान्यतः सिद्धांत यह है कि अगर व्यक्ति को जमानत मिल जाती है तो अदालत उसकी स्वतंत्रता नहीं छीनती, लेकिन यहाँ स्थिति अजीब है। सेंगर को जमानत मिली है, लेकिन वो दूसरे मामले में जेल में है। अभी हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में हैं और बहस सिर्फ स्टे के मुद्दे पर ही होगी। उसे रिहा नहीं किया जाएगा। लोक सेवक हैं या नहीं, इस व्याख्या पर भी विचार करेंगे। सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से एससी तुषार मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट ने कई पहलुओं पर गौर नहीं किया, जबकि ये नाबालिग पीड़िता का मामला है। जब ये घटना हुई उस वक्त पीड़िता की उम्र 16 साल भी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो बाहर प्रदर्शन चल रहे थे। यही कारण है कि कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट ने 376 आईपीसी और पॉक्सो के सेक्शन 5 पर गौर नहीं किया। पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ था। धारा 376 के 2 भाग हैं। उसे दुष्कर्म के तहत दोषी ठहराया गया है, जो धारा 375 के अंतर्गत आता है। अगर अपराधी ऐसा व्यक्ति है जो प्रभुत्वशाली है तो न्यूनतम कारावास 20 वर्ष है या इसे जीवन भर के लिए बढ़ाया जा सकता है। मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम AR अंतुले के मामले का हवाला दिया गया। कहा गया कि सेंगर लोक सेवक नहीं था। अंतुले का मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ था, लेकिन यहां पॉक्सो एक्ट का मामला है।
तो कुलदीप सेंगर के वकीलों ने सीजेआई से कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के जजों की तस्वीरें इस टिप्पणी के साथ वायरल की जा रही हैं कि इन जजों की पहचान करें। इस पर टिप्पणी करते हुए सीजेआई ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पता है कि लोग राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। व्यवस्था को डराने और धमकाने की कोशिश न करें। आप इन सब चीजों को सड़कों पर नहीं ला सकते। बहस कोर्ट के भीतर करें, बाहर नहीं। इस मामले में अब आगे की सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। सेंगर को कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है तो झटका मोदी सरकार को भी लगा है। अरावली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है। ये पूरा मामला अरावली में खनन और उसकी परिभाषा से जुड़ा हुआ है। सरकार की तरफ से 100 मीटर से कम ऊंचे पहाड़ को अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं माना गया है। तो और क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अरावली को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है। 29 दिसंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने अपने ही 20 नवंबर 2025 के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी। इसका मतलब ये है कि अब अगली सुनवाई तक अरावली के क्षेत्र में कोई खनन नहीं होगा और पुरानी सिफारिशें लागू नहीं की जाएंगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था और सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। इस दौरान बेंच ने कहा कि अरावली को बचाने के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट और उस पर कोर्ट की कुछ टिप्पणियों को लेकर काफी कंफ्यूजन की स्थिति बन गई थी। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने माना कि पिछले आदेश और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को लेकर काफी गलतफहमियां फैल रही हैं। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कोर्ट में दलील दी कि सरकार की भूमिका और पूरी प्रक्रिया को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। इसी को दूर करने के लिए कोर्ट ने अब एक नई इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी बनाने का फैसला किया है। ये कमेटी पुरानी रिपोर्ट की जांच करेगी और फिर से कोर्ट को सुझाव देगी। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार के साथ साथ अरावली रेंज वाले 4 राज्यों यानी राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा को नोटिस जारी किया है और इन 4 राज्यों से जवाब मांगा गया है कि वो अरावली संरक्षण पर क्या स्टैंड रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का विपक्षी पार्टियों ने स्वागत किया है। तो साथ ही अरावली के मुद्दे पर कांग्रेस ने अपने सभी आंदोलनों के शेड्यूल्स कैंसिल कर दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी। अरावली मामले में अगली सुनवाई पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। तो त्रिपुरा के एंजल चकमा की जान जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में एक तरफ जहां धड़ल्ले से गिरफ्तारी चल रही है तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने इस मामले में न्याय की मांग की है और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। तो क्या है ये पूरा मामला और कैसे घिरी केंद्र सरकार, जानेंगे इस रिपोर्ट में। त्रिपुरा का 24 वर्षीय छात्र एंजल चकमा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नस्लीय हिंसा का शिकार हो गया। 17 दिन तक संघर्ष करने के बाद आखिर में एंजल जिंदगी की जंग हार गया। युवक की जान जाने के बाद ये मामला गर्माता जा रहा है। पुलिस का दावा है कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी अभी फरार है। उस पर 25,000 का इनाम रखा गया है। इस मामले में त्रिपुरा से लेकर उत्तराखंड तक लोगों का गुस्सा उबल रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने न्याय की मांग की है। साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस पर पोस्ट किया, नफरत रातों रात पैदा नहीं होती, वर्षों से इसे रोजाना भरा जा रहा है। खासकर हमारे युवाओं को जहरीली सामग्री और गैर जिम्मेदार बयानों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है और सत्ताधारी भाजपा की नफरत फैलाने वाले नेतृत्व द्वारा इसे सामान्य बना दिया गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों में लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नॉर्थ ईस्ट देश का हिस्सा नहीं है। इस बीच टिपरा मोथा सुप्रीमो प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा ने उत्तराखंड पुलिस की आलोचना करते हुए कहा कि क्या एंजल चकमा की जान लेने वाले की गिरफ्तारी की कीमत सिर्फ 25,000 रूपए है। ये हमारे साथ मजाक है। चकमा के हत्यारे की गिरफ्तारी में सुराग देगा। दरअसल 9 दिसंबर को एंजल अपने छोटे भाई माइकल चकमा के साथ देहरादून के सेलाकुई इलाके में खरीदारी करने गया था। इस दौरान स्थानीय युवकों ने दोनों भाइयों पर नस्लीय टिप्पणियां करना शुरू कर दी और उन्हें चाइनीज कहकर चिढ़ाने लगे। दोनों भाइयों ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने धारदार हथियार से एंजल पर हमला कर दिया, जिसमें एंजल बुरी तरह से घायल हो गया और 17 दिन बाद दम तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक मोदी सरकार बुरी तरह से घिरी हुई दिखाई दे रही है। तो बीजेपी की भी परेशानियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। खास तौर पर हरियाणा बीजेपी में लंबे समय से टकराव की खबरें सामने आ रही हैं और अब एक बार फिर बीजेपी के 2 दिग्गज नेता आपस में भिड़ गए। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। हरियाणा बीजेपी में जारी अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सड़कों पर आ गई है। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित टाउन पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में एक लाइब्रेरी बनाई गई, लेकिन जो लाइब्रेरी के उद्घाटन को लेकर हुआ उसने पार्टी के अंदर मचे घमासान को जगजाहिर कर दिया है। आलम ये रहा कि इस लाइब्रेरी का एक ही दिन में 2 बार रिबन काटा गया। दरअसल हुआ यूं कि तय कार्यक्रम के मुताबिक केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को इस लाइब्रेरी के उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर और विधायक राजेश नगर के साथ मिलकर लाइब्रेरी का फीता काट दिया।
ठीक 2 घंटे बाद जब कृष्णपाल गुर्जर अपने 3 विधायक साथियों के साथ वहां पहुंचे तो उन्होंने दोबारा रिबन काटकर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस घटना को लेकर अब हर तरफ चर्चा तेज हो गई है। जानकार इसे सीधे तौर पर बीजेपी संगठन में तालमेल की कमी और अंदरूनी खींचतान का नतीजा बता रहे हैं। इस घटनाक्रम ने भाजपा के भीतर वर्चस्व की जंग को पूरी तरह से उजागर कर दिया है, क्योंकि एक ही पार्टी के 2 कद्दावर नेता एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते नजर आए। फिलहाल माना जा रहा है कि ये मामला आला कमान तक पहुंचेगा और आला कमान इस मामले पर कोई एक्शन लेते हैं या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन इस खींचतान ने हरियाणा बीजेपी के अंदरूनी कलह को सबके सामने लाकर रख दिया है, जिससे पार्टी की काफी फजीहत हो रही है। हरियाणा बीजेपी में टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है तो पवार परिवार में नजदीकियां बढ़ती नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में सियासी समीकरण बदलते दिखाई दे रही हैं। पवार परिवार एक बार फिर साथ आ गया है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनके चाचा शरद पवार सियासी तौर पर साथ में आ गए हैं। दोनों ने नगर निगम चुनाव से पहले गठबंधन का ऐलान कर दिया है, जो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। लंबे समय से अलग अलग रास्तों पर चल रहा पवार परिवार एकजुट हो गया है। शरद पवार और अजीत पवार एक बार फिर साथ आ गए हैं। दोनों गुटों के बीच सहमति बन चुकी है, जिसके बाद गठबंधन का ऐलान कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इसे परिवार का फिर से एकजुट होना करार दिया। अजीत पवार पिपरी चिंचवड़ में चुनावों के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पिपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनावों के लिए घड़ी यानी एनसीपी का चुनाव चिन्ह और तुतारी यानी एनसीपी एसपी का चिन्ह एक साथ आए हैं। परिवार फिर से एकजुट हो गया है। अजीत पवार ने आगे कहा कि गठबंधन को लेकर लोगों के मन में सवाल हो सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के विकास के हित के लिए कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। दोनों पक्षों के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा हो चुकी है और इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। ऐसे में ये गठबंधन सीधा बीजेपी को टक्कर देगा, यानी पवार परिवार अब बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। जानकारों का मानना है कि गठबंधन वोटों के बंटवारे को रोकने और बीजेपी के खिलाफ मजबूत चुनौती पेश करने की रणनीति है। पवार परिवार के इस फैसले ने न सिर्फ स्थानीय राजनीति बल्कि पूरे राज्य के राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा दे दी है और अब शरद पवार और अजीत पवार के साथ आने से आने वाले वक्त में भी चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी ही उसकी मुसीबत बनते दिखाई दे रही हैं, तो बंगाल में चुनाव आयोग भी मुश्किलों से घिरा हुआ है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में जुटे बीएलओ की जान जाने के मामले में सियासी पारा हाई हो गया है और अब इस मामले पर टीएमसी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप भी लगाए हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया में जुटे एक और बीएलओ ने काम के दबाव में अपनी जान दे दी है, जिसके चलते टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच टकराव और बढ़ गया है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त एक और बीएलओ ने अव्यवस्थित और राजनीतिक रूप से प्रेरित एसआईआर प्रक्रिया के अमानवीय दबाव में अपनी जान दे दी है। रानी बांध के हरधन मंडल ने अपने आखिरी नोट में स्पष्ट रूप से काम के बोझ को ही इस आत्मघाती कदम का कारण बताया है। बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के चुनावी लाभ के लिए एसआईआर के नाम पर दहशत फैलाई जा रही है। उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया के चलते अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। टीएमसी का कहना है कि चुनाव आयोग एक पार्टी के राजनीतिक गणित और एक व्यक्ति के अहंकार के आगे झुक गया है। 28 दिसंबर से शुरू हुई इस सुनवाई के विरोध में अभिषेक बनर्जी ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि वो 31 दिसंबर को दिल्ली जाएंगे और चुनाव आयोग से तुरंत वोटर लिस्ट जारी करने की मांग करेंगे। अभिषेक बनर्जी ने चेतावनी दी है कि अगर आयोग ने उनकी मांगे नहीं मानी तो उसका घेराव किया जाएगा। ममता बनर्जी और पूरी टीएमसी इस मुद्दे पर तैयार दिखाई दे रही है, जबकि आयोग प्रक्रिया को जल्द पूरा करने पर अड़ा हुआ है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति और चुनाव आयोग के बीच का ये टकराव और तेज हो सकता है। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे आंदोलनों से क्यों घबराई मोदी सरकार। लोकतंत्र में आंदोलन करना, अपनी आवाज उठाना जनता का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अब सरकार जन आंदोलनों पर लगाम कसने की तैयारी कर रही है। होम मिनिस्ट्री ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें आजादी के बाद से अब तक हुए सभी आंदोलनों की जानकारी मांगी गई है। इसी सिलसिले में कई सवाल पूछे गए हैं। तो किस तैयारी में है सरकार, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर में आने वाले पुलिस थिंक टैंक पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुखों को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में आजादी के बाद से अब तक हुए तमाम बड़े विरोध प्रदर्शनों का ब्यौरा मांगा गया है। इस चिट्ठी में 13 सवाल पूछे गए हैं। सरकार के मुताबिक इस कवायद का अहम मकसद एक ऐसा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करना है जिससे भविष्य में स्वार्थ के लिए किए जा सकने वाले हिंसक आंदोलनों और सार्वजनिक अव्यवस्था को प्रभावी ढंग से रोका जा सके।
लेकिन सरकार का विशेष जोर 1974 के बाद हुए प्रदर्शनों पर है। ये वही दौर था जब देश ने बड़े छात्र आंदोलन और आपातकाल जैसी स्थितियां देखी थी। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने राज्यों से प्रमुख विरोध आंदोलन शीर्षक वाले एक प्रारूप में 13 सवालों के जवाब मांगे हैं। राज्यों को NIC लिंक के माध्यम से ये डेटा शेयर करना होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुखों से जो 13 सवाल पूछे गए हैं वो इस प्रकार हैं। आंदोलन का साल और स्थान, विरोध का मुख्य कारण या उद्गम, आयोजकों और पर्दे के पीछे के चेहरों का विवरण, प्रदर्शनकारियों की संख्या और उनकी विचारधारा, भीड़ जुटाने के लिए अपनाई गई रणनीतियां, आंदोलन का विकास और उसका ढांचा, क्या आंदोलन हिंसक था, आंदोलन का अंतिम परिणाम, हताहतों का विवरण, सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान का ब्यौरा, आंदोलन के दौरान हुई तोड़फोड़ की घटनाएं, वित्तीय पहलू और पुलिस और प्रशासन के लिए सीखे गए सबक। यह पूरी कवायद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस निर्देश के 4 महीने बाद हुई है जिसमें उन्होंने आंदोलनों के कारणों, पैटर्न और उनके पीछे के असली किरदारों का विश्लेषण करने के लिए कहा था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सरकार आंदोलनों से अलर्ट मोड पर आ गई है और देश में आज तक के सभी आंदोलनों के पैटर्न देखते हुए अब वो इस पर लगाम लगाने की तैयारी में है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।